हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आकाश हुरिया एंड आप सबका फिर से वेलकम है हमारी लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम आपको बेसिक टू एडवांस लेके जा रहे हैं हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। फर्स्ट एक बात ये है कि ये आपका जो लेक्चर है थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर आपके ऑलमोस्ट सारा न्यूमेरिकल पार्ट ही है हमारे सॉन्ग का। उसके नेक्स्ट ये है कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके हर एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्वास ना हो तो आप ये वाले क्वेश्चन सारे देख लीजिए। क्रीप के ऊपर, आपके एंड्योरेंस लिमिट के ऊपर, फटीग के ऊपर, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, यहां पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट यहां पे जो हमारा टॉपिक आने वाला है दैट इज क्रीप। क्रीप क्या होता है इसको समझने के लिए यहां पर एजम्पशन लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास यहां पर इस तरीके से एक बार है जो कहीं टंगा हुआ है। मतलब क्या है, ऊपर कहीं छत से टंगा हुआ है। क्लियर है। आपने क्या किया, आपने इस बार के ऊपर इस तरीके से एक लोड लगा दिया। अब बार है, लोड लगाया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी लेंथ में चेंज आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए इस बार पे लोड लगाने की वजह से जो यहां पे लेंथ में चेंज आया है वो है आपका डेल्टा एल। कितना है? डेल्टा एल, दिस मच। चलिए, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपने ये लोड हटाया नहीं है, लोड लगा हुआ है, डिफॉर्मेशन है। आप चले जाते हैं कहीं छुट्टी पे 1 साल की, 1 साल बाद वापस आते हैं तो आप कहते हैं चलो देख लेता हूं इसकी लेंथ अब कितनी है। तो जब आप इसे नापते हैं तब आपकी जो यहां पे डिफॉर्मेशन होती है वो डेल्टा एल नहीं होती है, आपको यहां पे कुछ ज्यादा डिफॉर्मेशन मिलती है। आपको यहां पे कुछ एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन मिलती है। ये जो आपकी टोटल डिफॉर्मेशन अब जो आपको मिल रही है वो आपकी डेल्टा एल डैश है। डेल्टा एल डैश है। क्लियर है। तो ये जो एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन मिली है ये कैसे आ गई? ये जो एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन मिली है ये कैसे आ गई? क्या हमारा लोड चेंज हुआ? नहीं। क्या हमारा मटेरियल चेंज हुआ? नहीं। क्या ग्रेविटी चेंज हो गई? नहीं। तो क्या चेंज हुआ? सिर्फ और सिर्फ टाइम चेंज हुआ। आपने उस लोड को 1 साल के लिए लगा रहने दिया। तो ये जो हमारी एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। दिस थिंग इज क्रीप, दिस थिंग इज ड्यू टू क्रीप। समझ आ गई बात? आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको। यहां पर एक चीज नोटिस करना कि ये जो लोड है इट शुड बी विद इन इलास्टिक लिमिट, वरना तो यील्डिंग आ जाएगी। हम जो लोड लगा रहे हैं वो विद इन इलास्टिक लिमिट लगा रहे हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए, तो यहां पे क्या है, क्रीप क्या है? इट्स अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल अंडरगोज एडिशनल डिफॉर्मेशन। ज्यादा हो रही डिफॉर्मेशन, ठीक है, एडिशनल डिफॉर्मेशन ओवर एंड अबव दैट ड्यू टू अप्लाइड लोड। समझ आ गया? जितनी अप्लाइड लोड थी उससे ज्यादा डिफॉर्मेशन जो मिल रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज ड्यू टू क्रीप। विद द पैसेज ऑफ टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग, लोड आपने चेंज नहीं किया, विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड क्रीप। चल, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं ये चाहता हूं कि आप हमारा ये वाला कर्व देखें जो यहां पे कर्व बना हुआ है। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। ये मेरा है प्राइमरी क्रीप, ये मेरा है सेकेंडरी, और यहां पे आता है मेरा टर्शरी क्रीप। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। यहां पर एक चीज नोटिस कीजिए, मैं कह रहा हूं इस कर्व का स्लोप देखिए। इस कर्व का स्लोप देखिए। स्टार्टिंग स्लोप देखने का मतलब है कि आप यहां पे क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहां पे एंगल देख लो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एंगल देख लो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एंगल देख लो। ठीक है। तो यहां पे आपको दिखेगा यहां पे थीटा ज्यादा है, यहां पे आपका थीटा कम हो रहा है, यहां पे आगे थीटा और कम हो रहा है। तो स्लोप आपकी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। समझ आ गई बात? अरे ऐसे समझ यार, ये देखो,
ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल क्या हुआ 90 डिग्री। यहां पे अगर एंगल लूंगा, अगर ये एंगल लूंगा तो क्या होगा, कम होगा। ये एंगल लूंगा तो और कम होगा, ये वाला एंगल लूंगा ये वाला तो और कम होगा। तो यहां पर वही तो कर रहा हूं मैं, स्लोप देखने के लिए वही तो कर रहा हूं मेरे भाई। यहां पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये लो टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से देखा तो ये एंगल आ गया, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये लो एंगल। तो एंगल कम हो रहा है ना, स्लोप कम हो रही है। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, रेट को। तो यहां पर आपको दिख रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेस। ठीक है, रेट ऑफ क्रीप जो है इट डिक्रीजेस विद द टाइम। रेट कम, टोटल डिफॉर्मेशन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन किस रेट से इंक्रीज हो रही है वो चेंज हो रहा है। समझो इस बात को। मैं कह रहा हूं मेरे पास खाना है यहां पर, ठीक है, आपने क्या किया, खाने के दो तरीके हैं, एक तो जल्दी जल्दी खाना है, एक आराम आराम से खाना है। तो आप खाना दोनों ही केस में खा रहे हो, पेट में दोनों ही केस में जा रहा है, लेकिन रेट चेंज हो रहा है, किस रेट से जा रहा है। आई होप ये बात समझ आ गई। सर ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। सेकेंडरी हमारे क्रीप में क्या आया था, स्ट्रेन स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाती है, स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से यहां पे रेट रिड्यूस हो जाता है। देन हमारा टर्शियरी क्रीप में क्या होता है, थोड़ा मेरे को रेट ज्यादा मिलता है, ये होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। यहां लिखा नहीं है, लेकिन ये होता है ड्यू टू स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको। तो रेट ऑफ क्रीप हम जल्दी एक स्टेटमेंट बोलते हैं, डिक्रीजेस विद टाइम। चलिए, यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन है, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन आ रखा है एमपी व्यापम में, ये क्वेश्चन आ रखा है। ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ क्रीप डैश विद टाइम क्या है, डिक्रीजेस विद टाइम। रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेस विद टाइम। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्रीप इज यूजुअली मोर इंपॉर्टेंट एट हाई टेम्परेचर एंड हायर स्ट्रेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए इस बात को। यहां पर क्या होता है, जो क्रीप जो होती है, ठीक है, जो यहां पे एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन मिल रही है, वो बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है अगर मैं टेम्परेचर जो है वो मैं डक्टाइल मटेरियल के लिए मेल्टिंग पॉइंट बाय 2 तक ले जाऊं। फॉर एग्जाम्पल एक मटेरियल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं उस बार का टेम्परेचर 1000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस तक ले जाऊं, 500 डिग्री सेल्सियस तक ले जाऊं, तो वहां पर उस बार में जो क्रीप देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इट बिकम अनअवॉइडेबल। आई होप बात समझ आ रही। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस टेम्परेचर। लिख लीजिए नोटबुक में, क्वेश्चन बन सकता है होमोलोगस टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, यही चीज यहां पे लिखी हुई है, जनरली द इफेक्ट ऑफ क्रीप बिकम्स नोटिसेबल एट अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। नोटिसेबल है, लेकिन 50% पे क्या होता है, अनअवॉइडेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है क्रीप। तो यहां पर वो होमोलोगस टेम्परेचर हमारे डिफाइन होता है। बेटर होगा 30 to 50% लिखना इसको। इट बिकम्स नोटिसेबल एट अप्रोक्सीमेटली 30 to 50% ऑफ मेल्टिंग। चलिए नेक्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर लेवल, स्ट्रेस लेवल, टाइम एंड टाइप ऑफ लोडिंग। ये 4 पॉइंट जो है ना, प्लीज इसको अलग से लिख लीजिए। यहां पर क्वेश्चन बना हुआ है, मेरे को याद नहीं है किस एग्जाम में आया हुआ है, क्रीप डिपेंड्स अपॉन, उसमें आपका 4 ऑप्शन दे दिए थे, शायद गुजरात एई में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो टेम्परेचर लेवल पे डिपेंड कर रहा है, अभी बताया, ठीक है, स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पर डिपेंड कर रहा है। आप यहां पे देखिए जरा, इनिशियल में जो है इस कर्व को देखिए, जब टाइम हमने कम रखा, जब टाइम हमने कम रखा तो मेरे को यहां देखिए, यहां पे टाइम है, यहां पे स्ट्रेन है। जब टाइम कम है तो स्ट्रेन मेरे को ये मिल रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो स्ट्रेन और ज्यादा मिल रहा है, टाइम और बढ़ रहा है तो स्ट्रेन मेरे को और ज्यादा मिल रहा है। दिख रही है चीज, दिख रही है कि नहीं दिख रही है।
आई होप ये बात क्लियर होगी आपको। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, यहां पे डिफॉर्मेशन। एंड टाइप ऑफ लोडिंग, जनरली डायनामिक लोडिंग के केस में, अगर डायनामिक लोडिंग है तो वहां पे मेरे को ज्यादा क्रीप मिल रहा है। आई होप ये बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट, moderate creep in concrete is sometimes welcomed because it relieves tensile stresses that might otherwise lead to cracking। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये जब मैं आपको आरसीसी पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर भी क्रीप पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहां पर भी आपको मैं समझाऊंगा। ये पॉइंट रिपीट करो, अभी तो मैं पूरा समझा रहा हूं, ये पॉइंट आपको मैं रिपीट करूंगा कि बेनिफिट ऑफ क्रीप के बारे में। ये एक एक अच्छा पॉइंट है क्रीप का। क्या है जरा समझिए इस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास इस तरीके से एक आरसीसी का ब्लॉक है, ठीक है, कोई एक सर्टेन लेंथ का यह ब्लॉक है। मैंने इसके ऊपर इस तरीके से लोडिंग लगाई है। ये जो लोडिंग है आपकी टेंसाइल लोडिंग है। क्लियर है। टेंसाइल, सिंस ये टेंसाइल लोडिंग है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। तो यहां पे अगर मैं दो लाइन मार दूं इसके ऊपर, तो ये जो लोड होंगे ये दो लाइनों को दूर दूर करने की कोशिश कर रहे होंगे। समझ आ गई बात। अब सुनिए, सुनिए इस बात को। आपने क्या किया, यहां पे लोड दिया, लोड की वजह से स्ट्रेन आया, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेसेस आए। फर्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आपको बताया था इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो हमने क्या किया, लोड दिया, स्ट्रेन आया, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेसेस आए। समझ आ गई बात। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए लोड देने की वजह से इसकी लेंथ इतनी इंक्रीज हो गई। लोड देने की वजह से इसकी लेंथ इतनी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब जरा सोचिए, अब जरा सोचिए, अगर इसकी लेंथ परमानेंटली इतनी हो जाए तो, सुनिए सुनिए इस बात को, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर इसकी लेंथ परमानेंटली इतनी हो जाए तो क्या होगा। भैया स्ट्रेन तो जीरो हो गया ना। समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। आपने उसको खींचा तब स्ट्रेन आया। मैं कह रहा हूं उसकी लेंथ पहले जो आपकी एल थी, डिफॉर्मेशन जो आई आपकी मिलाकर ये आ रही है डेल्टा एल। मैं ये कह रहा हूं क्रीप की वजह से इसकी लेंथ ही एल प्लस डेल्टा एल हो गई है। तो भैया स्ट्रेन कहां रहा, स्ट्रेन नहीं रहा तो स्ट्रेसेस कहां रहे। आई होप बात समझ आ रही होगी आपको। क्लियर है। चलिए, तो यहां पर क्या हो रहा है, क्रीप क्या कर रहा है, यहां पे टेंसाइल स्ट्रेस को रिलीज कर, बिकॉज इट रिलीव्स टेंसाइल स्ट्रेसेस। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। क्लियर है। क्रीप की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर आपकी लेंथ ही बढ़ जा रही है। चलिए नेक्स्ट, हम यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है, वो है हमारा रिलैक्सेशन। ये कह रहा है, ये कहता है द डिक्रीज इन स्ट्रेस इन स्टील एज अ रिजल्ट ऑफ क्रीप विद इन स्टील अंडर प्रोलॉन्ग स्ट्रेन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। जो स्ट्रेसेस रिडक्शन होता है बिकॉज ऑफ क्रीप, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। कैसे होता है समझा दिया क्रीप में, उसको नाम क्या दे दिया है, रिलैक्सेशन। आई होप बात समझ आ गई। If bar is stressed to sigma naught stresses in time t naught and thereafter left on to bear that stresses, then stress will go on reducing and ultimately becomes constant। क्लियर होगी बात। चलिए यहां पर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, ये आया है जीपीएससी एई में 2017 में क्वेश्चन आया है। द लॉस ऑफ स्ट्रेस विद द टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड। मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं, खाली वहां पे टाइम देख लिया कि भैया टाइम है तो भैया क्रीप होगा, क्रीप पे टिक मार गया। अरे भैया पढ़ तो लो पूरा ढंग से। द लॉस ऑफ स्ट्रेस विद द टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन, समझिए इस बात को, आपने उसको और नहीं खींचा है। क्लियर है। इज कॉल्ड
रिलैक्सेशन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। क्लियर है सर? यहां तो कॉन्स्टेंट, अरे भैया उसकी लेंथ ही उतनी होगी है ना, उसकी लेंथ ही उतनी होगी, फोर्स की वजह से स्ट्रेन था, समझिए इस बात। पहले फोर्स पे स्ट्रेन आ रहा था, अब उसकी लेंथ ही उतनी होगी तो स्ट्रेस रिड्यूस होंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? फटीग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर फटीग आ रहा है ना मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल में, सुनिए इस बात को, एक पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं मैं। फटीग की वजह से मुझे देखने को मिलता है ब्रिटल फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया मैंने, ब्रिटल फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल किसको बोल रहा था मैं? जिसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन फटीग जब आता है, फटीग क्या होता है समझा रहा हूं, जब फटीग आता है तो भैया ईल्डिंग विल्डिंग कुछ नहीं होती, उससे पहले फेलियर हो जाता है। क्लियर है? तो ब्रिटल फेलियर हो गया, तो ब्रिटल फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल। इस पॉइंट को लिख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। विच ऑफ द फिनोमिनन कॉज ब्रिटल फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल? आपके सामने फटीग इसका आंसर है। सुनिए इस बात को, फटीग क्या होता है? अभी तक मैं बात कर रहा था कि मेरे बार पे एक कांस्टेंट लोड लगा हुआ है, क्लियर है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं साइक्लिक लोडिंग की। आप लोड लगा रहे हैं फिर कम कर दे रहे हैं, फिर लगा रहे हैं फिर कम कर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रबर बैंड है, मैं खींच रहा हूं छोड़ दे रहा हूं, खींच रहा हूं छोड़ दे रहा हूं, खींच रहा हूं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं? साइक्लिक लोडिंग लगा रहा हूं, खींच रहा हूं, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो जब यहां पर आपकी लोडिंग अनलोडिंग वाला केस होता है तो आपका जो यहां पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जो इसका यहां पे फेलियर हो जाता है, इट द फेलियर ऑफ मटेरियल अकर्स एट वेरी लेस स्ट्रेस इन कंपैरिजन टू योर सस्टेन लोडिंग। अगर स्टैटिक लोडिंग है उससे बहुत कम स्ट्रेस पे ही हमारा फेलियर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फटीग फेलियर। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। द डिटोरिएशन ऑफ मटेरियल अंडर रिपीटेड cycle of stress or strain resulting in progressive cracking that eventually produces fatigue, so sorry, that eventually produces fracture is called fatigue। या आपने साइक्लिक लोडिंग करी जिसकी वजह से क्रैकिंग डेवलप हुई, ठीक है, इस प्रोसेस हम क्या बोलेंगे? फटीग बोलेंगे। आई होप बात समझ आ रही होगी आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? चलिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन होगा। अच्छा, एंड्योरेंस लिमिट के ऊपर है, ठीक है। चलो एंड्योरेंस लिमिट के ऊपर है, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो। द मटेरियल इज एक्सिली लोडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट डेवलप्स सर्टेन टाइप ऑफ एडिशनल स्ट्रेन कोल्ड एज, क्या होगा? क्रीप। क्या होगा? क्रीप। ठीक है, नेक्स्ट। In a typical fatigue failure, a microscopic crack forms at a point of high stress, usually at stress concentration, and gradually enlarges as the as the load are applied repeatedly. When crack becomes large, sudden failure occurs। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, सडन फेलियर। सडन फेलियर किस में होता है? ब्रिटल मटेरियल में। सुनिए इस बात को, ये क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कि मेरे पास एक बॉडी है, मैंने उस पर लोडिंग करी है, साइक्लिक लोडिंग लगा रहा हूं, ठीक है। उसके अंदर क्रैक डेवलप हो जाता है एट अ सर्टेन हायर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। जनरली जहां पर आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जरा देखिए इस बात को। देखिए यहां पर आपका सडन एरिया चेंज हो रहा है, तो यहां पर क्या होंगे? इस वाले सेक्शन पे आपके स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। यहां पे एरिया ज्यादा है, यहां पे एरिया कम है, तो यहां पे क्या होगा? स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया आपको, या फिर कहीं माइनर माइनर क्रैक है तो वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन, या फिर कोई और सर्टेन फीचर्स होंगे उसके अंदर, ठीक है, कोई डिफेक्ट्स होंगे तो वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगा। चलिए, तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड कॉजिंग फटीग फेलियर इज लेस देन द लोड दैट कैन बी सस्टेन्ड स्टैटिकली। मैंने आपको ये बताया, जिस स्टैटिक लोडिंग पे जहां पे फेलियर हो रहा है उससे बहुत कम पे आपका क्या हो जाएगा, फटीग फेलियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास माइल्ड स्टील का कर्व था, आपका यहां पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस इतना जा रहा था, फ्रैक्चर हो रहा था यहां पर, लेकिन फटीग फेलियर आपका यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, फटीग फेलियर यहीं पर हो जाएगा, खाली इस पॉइंट पर, इतने स्ट्रेस पे। कितना डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट, फटीग फेलियर डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग एंड नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लोडिंग। ये जो मैं बता रहा हूं ढंग से पढ़ना, इसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, जिसको मैं यहां पर एंड्योरेंस लिमिट बोल रहा हूं। चलिए, तो यहां पर क्या होता है, एक चीज देखी गई है वो ये है कि जब मेरे पास मैंने कम साइकिल लगाई है, ठीक है, मैंने कम साइकिल लगाई हैं, तो यहां पर आपका हायर स्ट्रेस में ही क्या होगा, आपका यहां पे फेलियर होगा, थोड़ा हायर स्ट्रेस पे। लेकिन जब नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाती हैं, आप उस उतने स्ट्रेस तक लेके ही नहीं जा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके लोअर स्ट्रेसेस पे ही क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट भी आता है, उसके बाद आप चाहे 1000 साइकिल कीजिए, चाहे 2000 कीजिए, चाहे लाख साइकिल कीजिए, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे उससे अगर स्ट्रेसेस उस लेवल तक नहीं लेके जा रहे हैं, उससे कम कम ही रख रहे हैं, तो आप चाहे यहां पे 1 लाख साइकिल कर दीजिए, फ्रैक्चर नहीं होगा। इस पॉइंट को बोलते हैं हमारी एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट का मतलब क्या है, ऐसा स्ट्रेस लेवल अगर मैं उस पॉइंट तक नहीं पहुंच रहा हूं साइकिल लोडिंग करते हुए, उससे नीचे ही रह रहा हूं, तो यहां पर आपका फ्रैक्चर फटीग फेलियर देखने को नहीं मिलेगा, इवन आफ्टर एन नंबर ऑफ साइकिल्स। जितनी बड़ी साइकिल्स हो जाए, आपको यहां पे फेलियर देखने को नहीं मिलेगा। ये यहां पे याद रखना, यहां पे मैं बात कर रहा हूं माइल्ड स्टील के बारे में या फिर फेरस मेटल्स के बारे में, लेकिन जो नॉन फेरस मेटल होंगे उसमें आपका ऐसा देखने को नहीं मिलता। उसमें तो जैसे साइकिल बढ़ती हैं वैसे वैसे स्ट्रेसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन यहां पर आपका क्या होता है, स्ट्रेसेस कम होते हैं, एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाते हैं, इससे कम नहीं जाएंगे। इससे कम अगर स्ट्रेसेस होंगे तो इसमें फेलियर नहीं होगा। समझ आ गई बात, क्लियर है। तो एंड्योरेंस लिमिट क्या है, एंड्योरेंस लिमिट इज द स्ट्रेस below which even large number of cycles cannot produce fatigue failure। चाहे जितनी बड़ी साइकिल्स कर लो, अगर स्ट्रेस इससे कम है तो फटीग फेलियर नहीं होगा। ये होती है हमारी एंड्योरेंस लिमिट। चलिए, क्वेश्चन देखिए, द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ स्टील इज एसोसिएटेड विद डैश नंबर ऑफ साइकिल्स होगा, डैश नंबर ऑफ साइकिल्स, डैश नंबर ऑफ साइकिल्स इन फटीग लोडिंग। इसका आंसर क्या होगा, क्या यहां पे 1000 होगा, इन्फानाइट होगा, लिमिटेड होगा, लो होगा? थोड़ा सोचिए अपना आंसर। सच सच बताना, जो आपने सोचा है दिमाग में आंसर कमेंट सेक्शन में को लिख के बताइएगा क्या सोचा है, ठीक है। चलिए सुनिए इस बात को, मैंने अभी क्या बोला, एंड्योरेंस लिमिट है कि अगर उस पॉइंट तक स्ट्रेसेस नहीं लेके जा रहे हैं, चाहे आप एन नंबर ऑफ साइकिल्स कर लीजिए, ठीक है, एन नंबर ऑफ साइकिल्स कर लीजिए, फेलियर नहीं होगा। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टील के बारे में बात कर, क्या ये फेरस मेटल है? हाँ, ठीक है, समझ आ गई बात, इसमें आयरन होता है ना, तो इसका क्या होगा, इसका कर्व ये होगा। तो एंड्योरेंस लिमिट से नीचे क्या हो रहा है, फेलियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, चाहे जितनी मर्जी साइकिल कर लीजिए, तो यहां पे फेलियर नहीं होगा एंड्योरेंस लिमिट से नीचे। एंड्योरेंस लिमिट ऑफ स्टील इज एसोसिएटेड विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स इन फटीग लोडिंग। जितनी मर्जी कर लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहां पूछा गया, इसरो में पूछा गया है, भले सिविल इंजीनियरिंग में नहीं पूछा गया है, मैकेनिकल में पूछा गया है, लेकिन भाई कंसेप्ट तो कंसेप्ट है।
आपने पूछा जा सकता है। फॉर स्ट्रक्चरल स्टील एंड्योरेंस लिमिट ऑफ स्टील जो होती है दैट इज हाफ ऑफ योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। चलिए, नॉन फेरस मेटल में क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, ड्यू टू कोरोजन इफेक्ट एंड्योरेंस लिमिट इज रिड्यूस अप टू 50% फॉर दैट अंडर नॉर्मल कंडीशन। क्लियर है? चलिए, एक पॉइंट और, यहां पे जो एंड्योरेंस लिमिट है ना, जनरली स्टील के लिए डिफाइंड होता है 1 मिलियन टू 10 मिलियन के। इसमें 1 मिलियन और 10 मिलियन बहुत होते हैं यार, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होते हैं। लिख लीजिएगा हम करें तो। नेक्स्ट यहां पे आता है रेजिलियंस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले टाइम देख लेता हूं कितना यहां पे टाइम हो गया है। चलिए, मैं इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में ही कवर कर देता हूं, इसके तुरंत बाद आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर मिल जाएगा, क्योंकि फिर अपलोडिंग में दिक्कत होती है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम रेजिलियंस एंड टफनेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम सीधा न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।